स्वागत है। आज हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। जो इससे पहले हम लोग कुछ कल पढ़ चुके थे परसों, उससे आगे आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग जानेंगे। आपदा प्रबंधन में हम लोग पढ़ चुके थे बिहार पर आपदाएं किसे कहते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है और चक्रवात क्या है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे सुखाड़ इस सब के बारे में, और बिहार की शोक किसे कौन सा नदी को कहा जाता है ये भी हम पढ़ चुके थे। हम लोग राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आगरा केंद्र नई दिल्ली में स्थित है ये भी पढ़ चुके थे। तो हम लोग आज सीखना है हम लोग को एक चैप्टर, उसी में आपदा प्रबंधन में हम लोग को देखना है। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, आपदा एवं प्रबंधन आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाखड़ा नगला बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नगला बांध की चर्चा की जा रही है। भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा नगला बांध गोविंद सागर पर स्थित है। भाखड़ा नगला बांध गोविंद सागर कृत्रिम जल सहायक। भाखड़ा नगला बांध पर गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय हैं, कृत्रिम जलाशय हैं। अब इसके बाद चर्चा किया जाए तो दुनिया की सबसे ऊंचा बांध नील नदी पे बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध की चर्चा किया जाए, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आस्वाना नामक जगह पर बनाया गया है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं तो भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, भारत में सूखाग्रस्त कार्यक्रम भारत में सूखाग्रस्त कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया है। 1973 में शुरू किया गया है। 1973 में शुरू किया गया है। अब इसके बाद हम लोग शुरू किया गया था कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो समझते इस पॉइंट को, भाखड़ा नगला बांध गोविंद सागर
गोविंद सागर जलसाय पे है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पे बनवाया गया जो आसवाना नामक जगह पर बनाया गया है। भारत में सूखाग्रस्त भारत में सूखाग्रस्त सूखाग्रस्त कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। इस तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं इस बात से आगे। अब इसके बाद हम लोग समझ भारत सरकार के द्वारा देश में 77 सूखा प्रभावित जिले की पहचान की गई है। हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा देश में 77 सूखा प्रवाहित क्षेत्र जिले की पहचान की गई है। जिले की पहचान की गई है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं प्राकृतिक आपदाएं के। तो प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी प्राकृतिक आपदा में प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले भूपटल पे हुए केंद्र जहाँ भूकंप की तरंग की सर्वप्रथम सबसे पहले अनुभव होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अधिक केंद्र, तो अधिक केंद्र के बारे में आप लोग देखिएगा अधिक केंद्र क्या है। तो अधिक केंद्र की जब चर्चा की जा रही है तो अधिक केंद्र क्या है इसके बारे में देखिए। तो अधिक केंद्र भूपटल पर वे केंद्र जहाँ के तरंग का सर्वप्रथम सबसे पहले अनुभव होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र कहलाता है, अधिक केंद्र कहते हैं। तो भूपटल पर हुए अधिक केंद्र की जब चर्चा की जाए कि एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा कि अधिक केंद्र क्या है, तो भूपटल पे वे केंद्र जहां के तरंग का सर्वप्रथम सबसे पहले अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और भूकंप केंद्र क्या है तो इस बात को आप लोग समझिएगा। भूपटल के नीचे जब भूकंप क्या है, भूकंप केंद्र क्या है तो पूछा जाए
अब हम लोग समझते हैं भूकंप केंद्र क्या है। तो भूकंप केंद्र आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, या अधिक केंद्र क्या है पूछा जाता है। तो अधिक केंद्र अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया गया है। अब भूकंप केंद्र के बारे में आप लोग देखिए, तो भूकंप केंद्र क्या है। तो भूकंप केंद्र के बारे में भूपटल के नीचे भूपटल के नीचे भूपटल के नीचे भूपटल के नीचे नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाते हैं। तो भूकंप केंद्र क्या है। तो भूकंप केंद्र एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा कि भूकंप केंद्र क्या है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। तो इस तरह से भूकंप केंद्र क्या है हम लोग जान चुके हैं। अब 26 महासागर के तलीक पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। देखिए महासागर में, कहाँ पे, महासागर में महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है। कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग की बात इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग भारत 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। तो बंगाल की जब बात किया, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ था, भयंकर सुनामी आया था। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं भारत में भूकंप को कितने भागों में बांटा गया है। 5 जोन में बांटा गया है। भारत में भूकंप को कितने भागों में बांटा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 5 भागों में बांटा गया है। तो भारत में भूकंपीय पेटी को 5 जोन में बांटा गया है। 5 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में, 5 जोन में भूकंपीय पेटियों को बांटा गया है। इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का है जीवन रक्षक
आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन, प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन। तो इस तरह से हम लोग का किसके बारे में हम लोग अब देखते हैं, तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा की जा रही है। तो इसको देखिएगा आप लोग, भूकंप में सुनामी के मलबे के नीचे, भूकंप हो या सुनामी, भूकंप एवं सुनामी मलबे के नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है कि ली जाती है। तो जब भूकंप एवं सुनामी आती है तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। इससे उसी के मदद से मलबे में जो नीचे दब जाते लोग हैं उन्हें पता किया जाता है। अब हम लोग बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में एक बात को और याद रखेंगे हम लोग, बस्ती हो या मकान, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र को बुलवाना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को, बुलाना चाहिए। यानी जब बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में हो, आग लग जाए तो किसको बुलाना चाहिए, हमें अग्निशामक यंत्र को बुलवाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ने जीवन के रक्षक के बारे में समझे। और इसके बाद बाढ़ के समय पे हमें कहाँ चले जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पे चले जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो भूकंप सुनामी के मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता करने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। और दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जब बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में हो तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, बाढ़ के समय हम लोगों को कहाँ कैसे बचना चाहिए बाढ़ के समय में, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पे हमें चले जाना चाहिए, ऊंचे भूमि वाले स्थान पे चले जाना चाहिए, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट फिर देखते हैं, इसी में आग लग जैसे जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। यदि कहीं पे आग लग जाए, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर
स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। जब आग जलने की स्थिति हो तो जले हुए जगह पे हम क्या करेंगे, ठंडे पानी को डालना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आकस्मिक प्रबंधन के बारे में देखते हैं। तो आकस्मिक प्रबंधन आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है, कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रवाहित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। तो आकस्मिक प्रबंधन की किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से जो प्रभावित होते हैं लोग, आपदा से निजात दिलाना क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। किसे होता है, प्रशासन की सफलता की आकस्मिक प्रबंधन क्या है, आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता का कसौटी होता है, जिसके अंतर्गत आपदा आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से क्या किया जाता है, निजात दिलाने की प्रमुख उनका उद्देश्य होता है। इस तरह से हम लोग ने समझे। अब निजात दिलाना ही उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। दीर्घकालीन प्रबंधन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं इसी में। तो दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य संभावित आपदा के प्रभाव को कम करना है। तो दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य संभावित आपदा के प्रभाव को क्या करना होता है, कम करना है। इस तरह से हम लोग ने समझा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं आपदा काल में व्यापारिक संचार की व्यवस्था टॉपिक आता है। इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपदा काल। आपदा काल में वैकल्पिक
वैकल्पिक संचार एवं व्यवस्था, संचार एवं संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था। तो आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो समझिए, इस बात को हम लोग समझते हैं कि इसमें पॉइंट को लेकर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इस पॉइंट में आएगा हम लोग को लिए एग्जाम से इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सामान्य संचार की व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण होता है केबल का टूट जाना। जो सामान्य संचार व्यवस्था होता है, यदि व्यवस्था बाधित हो जाने के कारण क्या होता है, के बाधित होने के बाधित होने का मुख्य कारण, होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना, केबल का जो तार होता है केबल का टूट जाना, ये क्या होता है, इसका मुख्य होता है। दूसरा पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, टावर की क्षतिग्रस्त होना। टावर जो है, टावर का क्या हो जाना, क्षतिग्रस्त होना। यदि टावर क्षतिग्रस्त हो जाए तो हमें सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होना पड़ता है, हो जाती है। तथा बिजली की आपूर्ति में कमी, बिजली की आपूर्ति में बाधा होना। अब बिजली के आपूर्ति में क्या होना, बाधा होना, तथा बिजली की आपूर्ति में बाधित होना। तो हम लोग ने देखे यहाँ पर कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण होता है केबल का टूट जाना, दूसरा होता है टावर का क्षतिग्रस्त होना, और तीसरा पॉइंट होता है बिजली आपूर्ति को बाधित होना। इस तरह से होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके बाद भारत में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, लोकप्रिय साधन बात किया जाए तो सार्वजनिक टेलीफोन है। यानी पब्लिक जो टेलीफोन होता है उससे हम लोग आराम से बात कर सकते हैं कहीं पे भी। तो सार्वजनिक टेलीफोन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, आसान तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक टेलीफोन। अब इसके बाद चर्चा किया जाए, नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग देखिएगा। भारत में चक्रवात प्रवाहित पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तटीय भाग, भारत में जो चक्रवात है, भारत में चक्रवात का प्रवाहित क्षेत्र, चक्रवात का प्रवाहित क्षेत्र पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, गुजरात का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत में चक्रवात के प्रवाहित क्षेत्र पूर्वी तटीय भाग कौन है, गुजरात का तटीय क्षेत्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत में यहाँ से प्रवाहित क्षेत्र है। यहाँ पे चक्रवात हमेशा आते रहते हैं। कहाँ पर, पूर्वी तटीय भाग जो है वहाँ पे, गुजरात का तटीय क्षेत्र है वहाँ पे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते रहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, भारत में 56% भूकंप क्षेत्र से प्रभावित है। भारत में 56%, भारत में 56% भू क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है, भूकंप से प्रभावित है। तो भारत में 56% जो क्षेत्र है भूकंप से क्या है, प्रभावित है। अब इसके बाद चर्चा किया जाए तो भारत में 16 राज्य के 16% भाग सूखा के चपेट में है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। भारत में भारत के 16 राज्य, कितने राज्य, 16 राज्य, भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सूखा के चपेट में रहता है, सूखा के चपेट में रहता है। भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सूखा के चपेट में रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। भारत में भूस्खलन हिमालय के क्षेत्र, भारत में भूस्खलन हिमालय के क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अधिक होता है, अधिक होता है। तो भारत में भूस्खलन हिमालय के क्षेत्र व पश्चिमी घाट में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो भारत में 56% भू क्षेत्र भूकंप में प्रभावित है। भारत के 16 राज्य के 16% भाग सूखा के चपेट में रहता है। भारत में भूस्खलन हिमालय के क्षेत्र पश्चिमी घाट से क्या हो जाती है, अधिकतम होती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं भारत में हिमस्खलन, इसी में हम लोग लिखते हैं हिमस्खलन हिमस्खलन भी हिमालय के क्षेत्र में ही होता है। अब इस नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। कुसाहा के नजदीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त होने के उपरांत संचार के सभी साधन समाप्त हो चुके थे। कुसाहा के नजदीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त होने से के उपरांत
संचार के सभी साधन, संचार के सभी साधन समाप्त हो चुके थे, सभी साधन समाप्त हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, हो चुके थे। तो कुशाहा के नजदीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त होने को उपरांत क्या हुआ था, संचार के जितना भी सभी साधन थे वे समाप्त हो चुके थे। अब हम लोग समझते समाप्त हो चुके थे, अब क्या क्या इसमें हुआ था। तो कोसी आपदा 16 जिले, जब कोसी आपदा आए तो इसमें 16 जिले 92 प्रखंड 1598 गांव प्रभावित थे लगभग। हम लोग इसकी बात किया जाए इसमें तो कितने गांव जब कोसी आपदा आए, इस गांव में कोसी आपदा में आपदा में गांव की चर्चा किया जाए तो कितने गांव थे, जिले 16 जिले प्रखंड थे। कितने जिले, 16 जिले। प्रखंड की चर्चा किया जाए तो कितने प्रखंड थे, कितने गांव थे, ये सब की बात किया जाए हम लोगों को तो प्रखंड जिले गांव सभी की चर्चा की जाए तो 16 जिले 92 प्रखंड थे और गांव के बाद 1598 गांव था, 1598 गांव। लगभग 27 लोग बेघर हुए थे। कितने, लगभग 27 लाख लोग बेघर हो गए थे। 27 लाख लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे, बेघर हो गए थे। तो कोसी आपदा में जिले कितने, 16 जिले प्रखंड 92 गांव 1598 गांव था। लगभग 27 लाख लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। अब इसके बाद चर्चा किया जाए और 1.06 लाख हेक्टेयर भूमि फसल नष्ट हो गई थी। कितने लगभग नष्ट हो गई थी फसल, तो 1.06 लाख हेक्टेयर भूमि, लाख हेक्टेयर हेक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हो गई थी, फसल नष्ट हो गई थी, तो कोसी आपदा में जिले कितने, 16 जिला आपदा हुआ था प्रवाहित। कितने प्रखंड प्रभावित हुए, 92। गांव कितना, 1598। लगभग 27 लाख लोग घर से क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। कितना फसल नष्ट हो गया था, तो 1.0 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हो गई थी। अब इस तरह से नष्ट हो गई थी। अब हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। एमच्योर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एमच्योर, देखिएगा एमच्योर शब्द के अर्थ, इस शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में शब्द का अर्थ क्या है, देखिएगा। एमच्योर
ए मेच्योर। एम्च्योर शब्द का समझते अर्थ क्या होता है, इसका शब्द क्या है एम्च्योर शब्द। तो इसकी बात जब किया जाए, शब्द का अर्थ होता है, एम्च्योर शब्द का अर्थ होता है गैर वाणिज्यिक, गैर वाणिज्य, गैर वाणिज्य, वाणिज्यिक प्रयोजन, प्रयोजनों के लिए रेडियो रेडियो संचार का प्रयोग करना, रेडियो संचार का प्रयोग करना। तो गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए क्या क्या, एम्च्योर का शब्द अर्थ हो गया गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। प्रयोग करना, इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ प्रयोग करना। अब हम लोग इसके बाद चलते आगे, प्रयोग करना। आगे पॉइंट पर चलते हैं। सुंदर संवेदी उपग्रह जैसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सुंदर सुदूर सुदूर संवेदी उपग्रह, उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, अब इसके बाद हम इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले तो सुंदर संवेदी उपग्रह को ही क्या, सुदूर संवेदी उपग्रह के ही रिमोट सेंसिंग उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो संसाधन की खोज के लिए, किसका खोज, संसाधन की खोज के लिए, संसाधन की खोज, संसाधन की खोज के लिए खोज एवं प्रबंधन, संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किया जाता है, एवं प्रबंधन के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे, स्कॉटकॉम का प्रयोग संचार के तथा सेल फोन का प्रयोग टर्मिनल के लिए किया जाता है। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो हम लोग समझ लेते हैं संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका होता है, महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल एवं टेलीफोन कम्युनिकेशन, मोबाइल एवं ई कम्युनिकेशन होता है, ई कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो हम लोग समझे यहाँ पे सबसे पहले कि संचार उपग्रह का महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, तो मोबाइल एवं ई कम्युनिकेशन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इससे आगे अब भारत में बाढ़ से, भारत का सबसे भारत में बाढ़ से प्रभावित बड़ी नदियों में गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। जब चर्चा किया जाए कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में
बाढ़ से प्रवाहित आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है एग्जाम से इम्पोर्टेंट नहीं बताया जा रहा है, एग्जाम से कोई भी बाहर नहीं बताया जा रहा है, जो एग्जाम में आएगा उसी को बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। तो हम लोग भारत में बाढ़ से प्रवाहित बड़ी नदियों में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। कौन है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है, कौन सा सबसे बड़ी नदी में है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी चर्चा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, आपदा संबंधन स्थिति जितना है, इस बात को याद रखिएगा। जो भारत में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। बाढ़ के सबसे बड़ी प्रवाहित नदियां कौन है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, आपदा संबंधित चेतावनी इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट के द्वारा दी जाती है। तो हम लोग समझ लेते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट जिन्हें हम इनसेट के द्वारा, किसके द्वारा? इनसेट के द्वारा दी जाती है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट। तो इसका बाद चर्चा की जाए तो इसके द्वारा किसकी किसकी जानकारी दी जाती है? तो भारत में दूरदर्शन की जानकारी दी जाती है। किसकी? भारत में दूरदर्शन को जानकारी, जितने भी टीवी चैनल पर होते हैं दूरदर्शन, उस पर मौसम विज्ञान की जानकारी किनके द्वारा दिया जाता है? तो ये सब इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट के द्वारा दिया जाता है। आपदा संबंधित जो भी चेतावनी होती है, जो भी चेतावनी किनके द्वारा? इनसेट के द्वारा दी जाती है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट को शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? इनसेट कहते हैं। किसकी किसकी जानकारी दी जाती है? भारत में दूरदर्शन और दूसरा पॉइंट हम लोग को, दूसरा चीज किसको? मौसम विज्ञान की जानकारी किसके द्वारा? तो इनसेट के द्वारा दी जाती है। अब तीसरा बात को हम लोग देखेंगे, आपदा संबंधी जितना चेतावनी होती है, आपदा संबंधित चेतावनी, ये भी किसके द्वारा चेतावनी? तो इनसेट के द्वारा दी जाती है। आपदा संबंधित चेतावनी इनसेट के द्वारा दी जाती है। अब इसके बाद इनसेट किसको कहा जाता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट को शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? छोटा रूप में इनसेट कह सकते हैं, छोटा नाम इसका। अब एक ही टॉपिक बचा आपका, जो अभी पढ़ा कर कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन भी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आपदा और सह अस्तित्व के बारे में, आपदा और सह अस्तित्व के। और इसके बाद तो आपदा, अब एक टॉपिक है आप लोगों का, आपदा एवं सह अस्तित्व, आपदा एवं सह अस्तित्व। तो आपदा एवं सह अस्तित्व की जब चर्चा की जा रही है तो आप लोग देखिएगा, सह अस्तित्व को, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को समझते हैं, भूकंप क्या है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? पूछा जाए कैसा आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भूकंप क्या है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। और सेकेंड पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, सेकेंड पॉइंट, भूकंप में प्रवाहित क्षेत्रों को, भूकंप के संवाहित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसा होना चाहिए? भूकंप के संवाहित क्षेत्रों में, संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होना चाहिए। भवनों की आकृति
आयताकार होनी चाहिए। तो हम लोग ये समझे कि भूकंप के जो संवाहित क्षेत्र होते हैं, जो भूकंप क्षेत्र जगह होते हैं, उस जगह हम लोगों को कैसा मकान बनाना चाहिए, भवन का निर्माण करना चाहिए। तो आकृति उसका हमेशा हम लोगों को कैसा होना चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं कि सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों पर, जो सुनामी वाले जगह होते हैं, सुनामी भूकंप अलग है, सुनामी अलग है, इस बात को आप लोग देख। सुनामी से प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण समुद्र के तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए, दूर ऊंचाई पर करना चाहिए, ऊंचाई पर करना चाहिए। तो हम लोग समझे सुनामी से प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाइयों पर करना चाहिए। अब एक बात और हम लोग समझते हैं, भूस्खलन वाले क्षेत्र में, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए, मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। जो भूस्खलन वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ढलान पर मकान वाले को क्या नहीं करते, ढलान वाले पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे देखते हैं। तो हम लोग समझे कि भूकंप एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। वह भूकंप को संवाहित क्षेत्र वाले जगह पे हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, तो हम लोगों को भूकंप प्रभावित क्षेत्र वाले भवन की आकृति आयताकार नहीं होना चाहिए। यदि हम भवन का आयताकार होनी चाहिए, हम लोगों को कैसा भूकंप वाला क्षेत्र होगा जहाँ जगह होगा वहाँ पर मकान का निर्माण कैसा करना चाहिए, तो आयताकार मकान का निर्माण करना चाहिए। किस तरह का मकान का निर्माण करना चाहिए हम लोगों को, तो आयताकार मकान का निर्माण करना चाहिए। सुनामी से प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण समुद्र के तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। जहाँ पर सुनामी आते हैं, प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर मकान का जब निर्माण किया जाए तो समुद्र के तट से बहुत दूर ही करना चाहिए, दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र पर ढलान पर मकान का निर्माण, और भूस्खलन जो क्षेत्र है उसमें मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अब हम लोग कृषि सुखाड़ की मिट्टी की नमी की अभाव होती है, नमी के अभाव में होता है। तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं जल विभाजक क्षेत्र। किसका क्षेत्र, जल विभाजक क्षेत्र। जल विभाजक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है
भौगोलिक क्षेत्र है जहां पानी पर एक सामान्य बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रायः सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों में शुष्क पद्धति अपनाई जाती है। कौन सा कृषि का? जिस क्षेत्र में सूखा हमेशा पड़ा रहता है उस वहां पे शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। तो शुष्क कृषि पद्धति कहाँ पे अपनाई जाती है ये पूछा जाए आप लोगों को, शुष्क कृषि पद्धति, तो इसके हम पर चर्चा करें तो जहाँ पे सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है शुष्क कृषि पद्धति कहाँ पे अपनाई जाती है, तो जहाँ पर जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों में कृषि पद्धति अपनाई जाती है। तो जिन क्षेत्र में जिन क्षेत्र में सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। जिन क्षेत्र में क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है उन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों का सहयोग से ही सबसे अधिक कारगर होता है। और आपदा प्रबंधन में स्थानीय जो लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग होते हैं, उन्हीं क्या होता है? सहयोग से ही सबसे अधिक कारगर होता है। भारत का उत्तरी भाग भूकंप के लिए अधिक संवेदनशील है और भारत के जब उत्तरी भाग तो बात किया जाए तो सबसे भूकंप के लिए क्या है? सबसे अधिक संवेदनशील है। भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। भारत के उत्तरी भाग, भारत का कौन सा भाग? उत्तरी भाग अधिक संवेदनशील है। उत्तरी भाग क्या भारत का? सबसे अधिक संवेदनशील है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सुखाड़ के प्रभाव क्षेत्र को कम करने के लिए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में दुग्ध उद्योग को विकसित किया जाना चाहिए। और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को हम देखें तो वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के सुखाड़ के प्रभाव को क्या करना चाहिए? हमें कम करने के लिए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में हमें क्या अपनाना चाहिए? दुग्ध उद्योग को विकसित किया जाना चाहिए। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था। कब? 26 जनवरी 2001 को। कब? 2001 को गुजरात के भुज में 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप आया था। आप लोग का चैप्टर आज की बुक की खत्म हो चुका है अर्थशास्त्र। इसके बाद हम लोग कल से भौतिक की किताब शुरू करेंगे। जो भौतिक में आप लोग को पढ़ाया जाएगा कल चैप्टर भौतिक आप लोग के परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ाया जाएगा आप लोगों के लिए।